नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का MPPL में। चुनाव आयोग ने जिस तरह से मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को आएगा परिणाम। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां अब तेज कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर होने जा रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों की क्या है दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिवपुरी जिले में आने वाली विधानसभा पोहरी की। पोहरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये सीट अन्य सीटों से कुछ अलग है। इसका कारण है यहाँ का जातिगत फैक्टर। इस सीट पर सबसे ज़्यादा संख्या धाकड़ जाति के वोटरों की है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता है। यही कारण है कि अगर पिछले 10 चुनावों की हम बात करें तो 5 बार धाकड़ और 5 बार ब्राह्मण जाति से विधायक यहाँ चुना गया। पिछला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर सुरेश धाकड़ ने जीता, जो पाला बदलने के बाद अब बीजेपी में है और शिवराज कैबिनेट के मंत्री हैं। सत्ता का MPPL में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे पोहरी विधानसभा के सियासी गणित को। पोहरी विधानसभा सीट का सियासी गणित। इस सीट पर कुल मतदाता 2,15,517, धाकड़ जाति के मतदाता 50,000, ब्राह्मण जाति के मतदाता 35,000, आदिवासी जाति के 30,000 मतदाता, जाटव जाति के मतदाता 20,000, कुशवाहा जाति के मतदाता 20,000, यादव जाति के मतदाता 12,000 और रावत जाति के मतदाता 10,000। पोहरी विधानसभा सीट पर हमेशा ही जातिगत समीकरण हावी रहा है। उसका कारण है कि सीट पर धाकड़ और ब्राह्मण के बीच बटा होना। इस सीट की एक खासियत यह भी है कि इस सीट पर किसी भी प्रत्याशी को 2 बार जीतने का मौका नहीं मिला, सिवाय बीजेपी के प्रहलाद भारती को अगर छोड़ दिया जाए। किन मायनों में खास है सीट, आपको बताते हैं। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आती है। ये क्षेत्र सिंधिया राजवंश का गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि जिस भी उम्मीदवार पर इस घराने का हाथ होता है, विजयश्री उसी को मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इस क्षेत्र में बीजेपी मजबूत हुई है। सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, जो कि पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन जिस तरह इस सीट की तासीर है कि जातिगत समीकरण यहाँ हावी रहता है, इसी को देखते हुए कांग्रेस ने हरिवल्लभ शुक्ला को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और ये सीट हमेशा 50-50 के गणित पर काम करती रही है, क्योंकि ये सीट धाकड़ और ब्राह्मण जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में हरिवल्लभ शुक्ला के मैदान में आने के बाद मुकाबला दिलचस्प और कड़ा हो गया है। 2018 विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर सुरेश राठखेड़ा ने 60,654 मतों से जीता था, जबकि बसपा यहाँ दूसरे स्थान पर रही। बसपा के प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा को 52,736 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रहलाद भारती यहाँ तीसरे स्थान पर रहे थे। धाकड़ वोट बैंक सबसे ज्यादा है। इस चुनाव की बात करें तो धाकड़ प्रत्याशी सिर्फ बीजेपी से है, जबकि कांग्रेस से हरिवल्लभ शुक्ला और बसपा से कैलाश कुशवाहा के साथ पोहरी से पारम सिंह रावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी ताल ठोकी है, जिसके चलते मुकाबला यहाँ चतुष्कोणीय हो गया है। अब एक नजर डाल लेते हैं पोहरी सीट की इन अहम बातों पर। कई मायनों में रोचक साबित होगा पोहरी का चुनाव। कांग्रेस के बागी सुरेश राठखेड़ा शिवराज कैबिनेट में मंत्री। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार राठखेड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं राठखेड़ा। 2018 का चुनाव राठखेड़ा ने 60,000 से ज्यादा मतों से जीता था। कांग्रेस ने हरिवल्लभ शुक्ला को बनाया अपना उम्मीदवार। बसपा के कैलाश कुशवाहा उम्मीदवार। निर्दलीय पारम सिंह के आने से मुकाबला चतुष्कोणीय। विकास में काफी पिछड़ा क्षेत्र है पोहरी। सड़क, बिजली, पानी के साथ रोजगार बड़ी समस्या। मुकाबला रोचक और कड़ा होने की उम्मीद है।
2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानते हैं पोहरी की कहानी जनता की जुबान। पोहरी में उपचुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है और विकास निरंतर बढ़ता जाएगा। पोहरी में पूरी उम्मीद है हमें, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भाजपा की जनहितैषी जो नीतियाँ हैं वो बेहद पसंद है और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवराज सिंह चौहान के साथ है, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र है और उनके साथ है। हमारे हिसाब से दोनों में सुरेश या बीजेपी, सुरेश को मिल जाए या उनको मिल जाए, फिलहाल भारतीय काफी मुद्दे तो ये दिख रहे हैं, डैम है, ये भी डैम है, तो बहुत की है, ये भी आना चाहिए। समर्थन करते हैं, समर्थन है पूरा 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 पौड़ी का, विधानसभा का विकास के लिए जो सर्कुलर है बीजेपी ने सैंक्शन कराया, रोड हैं सब जगह, डम्बरीकरण बीजेपी ने कराए, गाँव हो रहा है बीजेपी ने कराया, तो ये आवास योजना का निबंध किया है बीजेपी ने, बहुत अच्छा कर दिया। कांग्रेस सरकार ने 18 महीने में सब। पोहरी की कहानी जनता की जुबानी हमने सुना, जनता का क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर। अपने अपने तरीके से यहाँ की जनता वोट करेगी। तमाम सारी जो समस्याएं हैं वो भी जनता के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं हैं और हर दल के अपने अपने चाहने वाले हैं। कोई जो 15 महीनों का शासन कमलनाथ सरकार कर रहा उसको देखकर वोट करेगा और कोई 2018 तक बीजेपी का 15 साल का शासन और फिर मार्च के बाद जिस तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है उसको देखकर। हमने अभी जिस तरह से जनता की बातें सुनी, चुनावी जंग है, जाहिर है तमाम तरह के वादे दावे प्रत्याशियों के यहाँ होंगे। अब दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किसे आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं या क्या कुछ विजन है इस क्षेत्र को लेकर उनका, ये भी हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी कांग्रेस या प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है। पौड़ी उपचुनाव है और बहुत अच्छी स्थिति है और पौड़ी नहीं, जहाँ मध्य प्रदेश में 28 जगह चुनाव हो रहे हैं, 28 सीटें भाजपा जीतेगी यहाँ से और सरकार तो भाजपा की बन चुकी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं और 28 के 28 सीट पुनः भाजपा जीत के आ गई। देखो चुनाव में कोई व्यक्ति लड़ सकता है, आदमी आजाद हो, चुनाव लड़ना भी चाहिए। रिजल्ट तो सामने आ जाएगा, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, सब आपके सामने हो जाएगा साफ साफ। चुनाव तो आते हैं इसीलिए और लड़ना भी चाहिए लोगों को, अच्छी बात है और जो भी लड़ा उसका स्वागत है चुनाव। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा पार्टी के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है, जो पार्टी के हितों पर कुठाराघात करके, पीठ में छुरा भोंक करके, सौदेबाजी करके, लंबे लंबे रोलों बना के जो गए हैं, ये जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और इसी मुद्दे पर न केवल पौड़ी में बल्कि सारी सीटों पर जहाँ इन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं गद्दारी करके, यही मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। देखो 2018 में चुनाव लड़े, जब भी सत्ता का चुनाव था और आज भी सत्ता का चुनाव है। जिन लोगों ने जो अभी विधायक वर्ग के मंत्री बन गए, उन्होंने जनमत की हत्या की है और जनता इसका जवाब देने के लिए बैठी है। मुझे जनता ने पहले अपार समर्थन दिया था और अब की दुगना अपार समर्थन मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे विधानसभा में पहुंचाएगी। जो सामने है प्रत्याशी, उसके खिलाफ चुनाव है और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मेरी मुहिम है ये, जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। और वहाँ की जो जनता ने पिछली बार जिस प्रत्याशी पर भरोसा किया था, वो प्रत्याशी ने आज पूरी विधानसभा की जनता को, पूरी विधानसभा के जो वोटर हैं प्लस जो जनता है उसको सबको धोखा दिया है। उस धोखे के खिलाफ मेरा ये संघर्ष है और मुझे लगता है कि जितने भी लोग अभी उस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे बीजेपी का हो, सबको एमएलए बनने की लालसा है। तो अभी सुना बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, क्या कुछ उनके दावे हैं, क्या कुछ उनके वादे हैं इस चुनाव को लेकर। इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्या माहौल है इस सीट पर चुनाव का, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता सुनील रजक हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, जिस तरह से पोहरी की जो तासीर है
जो सियासी समीकरण है या जो मुद्दे हैं, साथ ही जो कुछ प्रत्याशी कह रहे हैं, दावे वादे उनके यहाँ पर हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपने पूरी पोहरी विधानसभा को कवर किया है, कवरेज किया है। किस तरह का रंग देख पा रहे हैं? क्या चुनावी रंग में पोहरी अब रंग चुका है? जो उम्मीदवार हैं घर घर दस्तक देने लगे हैं और जनता किस मूड में नजर आ रही है? आपका जो गणित है वो बच चुका है, आगे अपना जनसंपर्क कर रहा है और मुद्दे वही हैं, सड़क, बिजली, पानी जो मुद्दे रहते हैं वही हैं और बाकी जो विकास के मुद्दे हैं, विकास में अभी सर्कुलर डैम का भूमि पूजन किया गया है। देखना होगा कि आगे ये कब तक ये सर्कुलर डैम पूरा कंप्लीट होता है और कब तक बनने को तैयार होता है। हालांकि जनता की राय ये है, उसमें जनता का कहना ये है कि अभी भूमि पूजन हुआ है, अभी बाद में देखना होगा कि कब क्या होते हैं। विकास के मुद्दे हमेशा ऐसे ही बनते रहते हैं और उन पर दृष्टिकोण नहीं डाला जाता है किसी की नजर। सुनील, अगर पोहरी विधानसभा सीट की हम बात करें तो पोहरी विधानसभा की सीट कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण या जातिगत जो फैक्टर है वो हावी रहा है और धाकड़ और ब्राह्मण जाति के इर्द गिर्द ही ये विधानसभा की सीट घूमती रही है। जिस तरह से पिछले 10 चुनाव की बात करें, 5 धाकड़ जाति के जो उम्मीदवार रहे उन्होंने जीता और 5 बार ब्राह्मण जाति के जो उम्मीदवार रहे उन्होंने जीता। एक बार फिर धाकड़ और ब्राह्मण के बीच ये सीट और साथ ही बसपा के उम्मीदवार फिर एक बार ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि अगर 18 के चुनाव की बात करें तो बेहतर पोजीशन में वो थे, दूसरे नंबर पर थे। तो किस तरह से जातिगत समीकरण हावी होता दिख रहा है इस पोहरी विधानसभा की सीट पर? जी बिल्कुल, पोहरी विधानसभा में जातिगत समीकरण है। धाकड़ बहुमूल्य जो क्षेत्र वो बहुत ज्यादा है, जनता यहाँ बहुत ज्यादा है और पहले भी 18 के विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा बना था कि प्रहलाद भारती जो बीजेपी से लड़े थे और सुरेश राठखेड़ा जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत भी अपनी बनाई थी, सीट पर मोहर लगाई थी अपनी। जब धाकड़ प्रत्याशी सामने आमने थे तब उन्होंने राठखेड़ा ने कांग्रेस से अपनी विजयी प्राप्त की थी यहाँ से। उसके बाद में अभी जो गणित बन रहा है इसका ब्राह्मण समाज का, क्योंकि धाकड़ कैंडिडेट सामने कोई भी नहीं है सुरेश राठखेड़ा के, जो स्वयं धाकड़ हैं और बीजेपी से अब उनका टिकट फाइनल हुआ है और वो सीट लड़ेंगे और पूर्व विधायक भी रहे हैं कांग्रेस के। 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सरकार चलाई। सुनील, चूंकि कोई धाकड़ कैंडिडेट नहीं है अभी तक इस सीट पर, तो इसका फायदा सुरेश धाकड़ को मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, धाकड़ अभी एक भी कैंडिडेट नहीं है तो दोनों धाकड़ एक ही हुए। हालांकि हमने कई लोगों से चर्चा की थी तो उनका भी यही कहना था, जो दूसरे प्रत्याशी बीजेपी से थे पहले 5 बार से जो लगातार पोहरी विधानसभा की सीट जीतते आ रहे हैं, 5 बार से लगातार विधायक बन रहे थे, उनके प्रति यह कहना था कि अगर हम वोट देंगे तो पूर्व विधायक जो प्रहलाद भारती यहाँ से रहे हैं बीजेपी की सीट से, उनको ही वोट देंगे। हमने उनसे पूछा, चर्चा की कि बीजेपी में प्रहलाद भारती शामिल हो गए, राठखेड़ा भी बीजेपी में ही है, क्या आप वोट देंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हम प्रहलाद भारती अगर उम्मीदवार होते तभी वोट देते। तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह की आंतरिक जो नाराजगी है या वोटर जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का ही कैंडिडेट होता, जो बीजेपी के खास तौर पर वोटर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक नई चुनौती बीजेपी के सामने इस सीट पर? जी बिल्कुल, एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला है और शत्रुकोणीय मुकाबला हो गया है। कैलाश कुशवाहा जो बासापा से 18 विधानसभा चुनाव में लड़े थे वो दूसरे नंबर पर आए थे, जिन्होंने बीजेपी को भी पछाड़ा था। बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। जो प्रहलाद भारती पूर्व विधायक हैं वो कैंडिडेट थे और बीजेपी को पछाड़कर बीएसपी प्रत्याशी जो कैलाश कुशवाहा थे उन्होंने दूसरे नंबर पर अपनी फतेह हासिल की थी। सुनील, एक बड़ी बात ये पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा कि 2018 का जो चुनाव था, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य का जो फैक्टर था, जो एक चेहरा था, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी का चेहरा है और पोहरी सीट के लिए कहा जाता है कि सिंधिया राजवंश की छाप इस सीट पर होती है। जिसका हाथ कैंडिडेट पर सिंधिया घराने का हो जाता है वही विजय होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कुछ फैक्टर है यहाँ पर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या ये बात सामने है कि कांग्रेस ने उनको वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे और यही कारण है कि उनको बीजेपी में आना पड़ा? इसका असर क्या सुरेश राठखेड़ा को या बीजेपी को यहाँ फायदा मिलता दिख रहा है? जी बिल्कुल, सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हो गए और राठखेड़ा भी बीजेपी से प्रत्याशी हैं पोहरी विधानसभा से, तो बिल्कुल एकजुट होकर सभी लगे हुए हैं और वो बिल्कुल उनका पूरा समर्थन कर रहा है। उसका फायदा भी उनको मिलता दिख रहा है जनता के द्वारा। हालांकि लेकिन अगर बात की जाए पोहरी की सुनील, तो तमाम सारे
जनप्रतिनिधि वहां पर आए, तमाम सारे विधायक आए, और ये भी कहा जाता है पोहरी को लेकर कि ये पहला मौका है जब कोई वहां से मंत्री बना हो। जी तो इसका फायदा भी क्या कैंडिडेट को मिलेगा? दूसरी तरफ किस तरह से विकास की दरकार इस क्षेत्र को है? सड़क, बिजली, पानी की आपने बात की, रोजगार भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र को लेकर। ग्वालियर और शिवपुरी से लगा हुआ क्षेत्र होने के बावजूद भी ये अभी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। तो क्या एक विकास का मुद्दा इस चुनाव में हावी रहेगा या फिर अन्य तरह के मुद्दे भी रहेंगे? जी बिल्कुल, इस बारे में जब हमने लोगों से जनसंपर्क किया पौरी विधानसभा में, तब उनका भी ये कहना था कि रोजगार एक मुद्दा है। सड़क, बिजली, पानी, जब रोजगार होगा तो सड़क, बिजली, पानी स्वतः ही अपने आप इंसान अपनी पूर्ति कर लेगा, लेकिन रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोजगार यहाँ होना चाहिए। और पौरी क्षेत्र को पहली बार मंत्री मिला है तो वो खोना नहीं चाहते अपना मंत्री। कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया था कि हमें मंत्री मिला है, पौरी विधानसभा को एक तहसील लेवल पर एक मंत्री मिला है छोटी सी विधानसभा को, तो वो उसको खोना नहीं चाहते। क्या सुनील, ये भी मुद्दा है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो स्थितियां परिस्थितियां बनी और 2 साल के भीतर ही एक बार फिर पोहरी चुनाव के दरवाजे पर खड़ा है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जनता के वोट का अपमान बीजेपी ने किया है, ये मुद्दा है या फिर कांग्रेस ही ऐसी बातें कर रही है? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगा ही रहे हैं कि ये जितने भी विधायक हैं उन्होंने कुछ सुनील, आपके साथ में कुछ जनता आपके सामने है पोहरी की, मैं चाहूंगा कि आप उनसे बात करिए और किस आधार पर वो वोट करेंगे, क्या सोचती है वहां की जनता, थोड़ा बात करके उनसे जानिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ पौरी विधानसभा में भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर वो अपना मत रखेंगे और क्या मुद्दे लेकर और किस प्रत्याशी को वो अपना मत रखेंगे। इनसे चर्चा करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या मुद्दे हैं आगे पौरी विधानसभा के और किस प्रत्याशी को आप अपना विधायक चुनेंगे? सुरेश राठखेड़ा जी को। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पे विकास को लेके? मेरे साथ तो सब हो रहा है और अभी बनी है, पहले नहीं कर पा रहे थे वो काम। तो ये कांग्रेस के शासन में थे तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री, इसलिए नहीं कर पा रहे थे काम। इसलिए वो सुनते भी नहीं थे किसी की, विधायक की, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, नहीं, रोजगार का एक मुद्दा सामने आ रहा है निकल के, कई लोगों का कहना है कि रोजगार भी होना चाहिए, इसको लेके क्या कहेंगे? रोजगार उन्होंने अभी 2 महीने में करा है जो अभी किसी भी विधायक ने नहीं कर पाया होगा। ये संकला डैम है और कई जगह रोड भी डलवाए हैं, इधर सोनत तरफ रोड के बहुत काम करा है उनने, कम से कम 500 तो एटम लगवा दिए हर गांव में। सुनील, और लोग भी है, थोड़ा कमेंट सबके ले लीजिए। सुनील, तमाम सारे लोग खड़े हैं, सबसे जानिए कि आखिर क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, किसको देखकर वो वोट करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है और भी लोग, इनसे चर्चा करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह राज। क्या मुद्दे रहेंगे, किसको आप अपना प्रत्याशी अपना वोट मत देके उसको विधायकी का चुनाव जिताएंगे? इस समय रात हमारी नजर में, प्रथम दृष्टि में हमें न कोई प्रत्याशी और न बातें हैं रोजगार का, ये तो कभी समाप्त हो नहीं सकती। लेकिन हमारा मानना ये है कि देश को बड़ी मुश्किल से बस बड़े अच्छे कुछ तुम घड़ी थी जिसकी वजह से ऐसा हमें प्रधानमंत्री मिला और प्रदेश के सौभाग्य से ऐसा मुख्यमंत्री परिस्थितियां बनी, यहाँ मुख्यमंत्री आए हैं। और यहाँ क्षेत्रीय तौर पर अगर देखा जाए इस एरिया में एबी रोड पर, तो हमारे यहाँ लोगों की मांग ये है कि हमारे जो गांव है डोंगर से लेके नए गांव तक, इनकी जमीनों को, कृषि भूमियों को सिंचित कर दिया जाए। एकमात्र ये यहाँ की मांग है, जिसके लिए सरकार के नुमाइंदों ने हमको आश्वासन भी दिया हुआ है और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने जो वायदे किए हैं वे पूरे हो, क्योंकि विगत समय में जो वादे पूरे हो गए हैं उससे हमें लगता है कि हमारी जमीनें सिंचित हो जाएंगी। जमीनें जब सिंचित हो जाएंगी तो हमारे लिए रोजगार की कोई समस्या रहेगी। बिल्कुल, जैसे किसान का इन्होंने दर्द बताया कि हमारी जमीनें सिंचित हो जाएंगी तो उनको रोजगार की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल, अगर सिंचाई अच्छे से होती है, खेती अच्छे से होती है तो उनको रोजगार वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। क्या नाम है आपका? बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से पोहरी का जो संग्राम है
दिन ब दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पोहरी को दरकार है तमाम तरह के विकास कार्यों की। दावे वादे तो बहुत हुए, लेकिन जनता की जो उम्मीद है या पोहरी जो लंबे समय से बाट जो रहा है विकास की, सड़क, बिजली, पानी और युवाओं को रोज़गार मिले। रोज़गार एक बड़ी समस्या पोहरी की, और ये भी सही है कि पोहरी का गणित जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं धाकड़ और ब्राह्मण जाति के इर्द गिर्द ये सीट घूमती रही है। 10 चुनावों में 5 बार ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार ने फतह हासिल की और 5 बार धाकड़ जाति से जो कैंडिडेट रहे उन्होंने चुनाव जीता। इस बार भी मुकाबला धाकड़ और ब्राह्मण 2 जातियों के बीच में है। हालांकि इसके अलावा बसपा उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार भी सामने हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस सीट में जातिगत जो समीकरण है वो हमेशा से हावी रहा है। और ये भी सही है कि इस सीट पर एक बार जिसने जीत हासिल कर ली उसको दोबारा अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो जीत नहीं मिली। अगर हम प्रहलाद भारती को छोड़ दिया जाए, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर 2 बार यहाँ पे जीत हासिल की। और ये भी सही है क्षेत्र को लेकर कि ये पहला मौका है कि पोहरी से कोई चुनकर आया हो और उसे सरकार में मंत्री पद मिला हो। सुरेश धाकड़ जिस तरह से शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं, अब एक बार फिर वो मैदान में हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी की टिकट पर हैं। वहीं कांग्रेस ने हरिवल्लभ शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। तो पोहरी की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे, लेकिन जनता इतना ज़रूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का MPPL की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार